हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक होने वाला है और इसमें हम जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम मोस्टली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का ही डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर कोई भी वेक्टर्स है और वो कोलिनियर है ऐसा बोल दिया गया, दैट मीन्स वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम लाइन में जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर हमारे पास ये एक लाइन है और यहाँ पर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और सपोज यहीं से स्टार्ट होके कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेम ही डायरेक्शन में है। क्लियर है? और क्लियरली ये भी दिख रहा है कि जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल बनाना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए वेक्टर में अगर हम किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो सकता है बी वेक्टर के, और जरूरी नहीं है। मान लो बी वेक्टर छोटा होता तो ए वेक्टर बड़ा होता, उस केस में भी हम लैम्डा कुछ है ना 1/2 1/3 कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करते तो मैग्नीट्यूड सेम आ ही जाता। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई टू वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर सकते हैं, डायरेक्शन तो उसकी इक्वल है ही क्योंकि बोल दिया है कि वो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी देख सकते हो कि कहीं पर अगर डायरेक्शन सेम दिख रही है और कुछ कांस्टेंट कॉमन लेके किसी एक वेक्टर में से कुछ है ना कांस्टेंट बाहर आके दिख रहा है अंदर की ये दोनों के दोनों है ना सेम कंपोनेंट्स ही आ रहे हैं, उस केस में भी आप उनको कोलिनियर बोल सकते हो। तो यहां से अगर हम डिड्यूस करें क्या कर सकते हैं कि भाई जो बी वेक्टर है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख कर देखो। अब आप इसको ऐसे मत देखो कि ये है ना एक्स एक्सिस है, इसको कहीं भी एक प्लेन में देखो, कहीं भी स्पेस में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ए वेक्टर है और कुछ इस तरीके से उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, तो उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे आई जे के में। तो सपोज इसके कंपोनेंट्स है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और सिमिलरली जो a वेक्टर है उसके भी कंपोनेंट्स होंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप इक्वल्स टू, है ना। और यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं b1 इक्वल्स टू लैम्डा a1, b2 इक्वल्स टू लैम्डा a2 और b3 इक्वल्स टू लैम्डा a3, है कि नहीं? और यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? b1 बाई a1 इक्वल्स टू होगी b2 बाई a2 इक्वल्स टू होगी b3 बाई a3 के इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगी। तो यहां पर जब हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं, लैम्डा अपने आप में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखेंगे इसको भी है ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो ये रेशियो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो रेशियो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी जब आपको बोल दिया जाए कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है, हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे भी, और जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में है तभी हम उनको कोलिनियर बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मैथ्स में हम फ्री वेक्टर्स को यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो अगर सी वेक्टर होगा, ठीक है, सपोज सी वेक्टर उसके कुछ है ना डिस्टेंस पे है बट उसके पैरेलल है, तो इनको भी हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा, सपोज ए वेक्टर के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कोप्लेनैरिटी की, कि अगर कोई टू वेक्टर्स है तो वो एक ही प्लेन में है। ठीक है, सपोज एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और सपोज ए वेक्टर है ना कुछ ऐसे है बी वेक्टर, तो ये प्लेन में क्या कब होगा? ये समझो कि आप ये फ्लोर है आपके पास, ठीक है, तो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर बोर्ड के बाहर है, तो ये फ्लोर है। और कोप्लेनैरिटी का मीनिंग क्या है? कि एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो यहां पर अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना सेम ही प्लेन में है वो, और एक वेक्टर हम कुछ यहां से डिफाइन कर सकते हैं, सपोज है ना सी वेक्टर, तो इस सी वेक्टर को हम इन दोनों वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही प्लेन में है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि इसमें कुछ है ना मल्टीप्लाई किया तो यहां तक बन गया वेक्टर,
ठीक है, और फिर इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई किया, यहां तक बन गया, और उसका जो रिजल्टेंट है उसी वेक्टर है। ठीक है, तो हम लिखते ही हुए आ रहे हैं, कैसे लिखेंगे, सी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये लैम्डा और ये म्यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम सी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनी अनदर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इनफैक्ट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ही वेरिएबल आपके पास होगा विच इज लैम्डा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर टू वेरिएबल्स है तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चंस में, तो हम एक ही वेरिएबल के साथ जाएंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बस यहां पर क्या होगा, जो लैम्डा है वो कुछ इस तरीके से सेट होगा, है ना, कि ये जो ए वेक्टर है उसमें भी कुछ आ जाए। मान लो लैम्डा हो गया 1/3 या 2/3, तो वहां पर जब एलसीएम लेंगे तो वहां पर ये 3 भी, है ना, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो दोनों वेरिएबल्स के लिए एक ही काम करता है, जैसे हम रेशो में करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो वहां पर m रेशो n लेने के बजाय हम क्या करते हैं, लैम्डा रेशो 1 ले लेते हैं। क्लियर हो रही है बात। सिमिलरली अगर हम 3D में जाए, ठीक है, तो वहां पर हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये सपोज बी वेक्टर है, और इधर को हाइट साइड में सी वेक्टर है। तो यहां से हम एक वेक्टर लिख सकते हैं स्पेस में। अब हम कोप्लेनैरिटी या कोलिनियरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एक इन तीनों वेक्टर्स को यूज करके एक, है ना, जनरल स्पेस में हम एक वेक्टर लिख सकते हैं। सपोज ये है डी वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस सपोज बीटा सी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये तो आप थोड़ा सा वैसे भी देख सकते हो कि जनरली हम जब कोई वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, मान लो कि इस डायरेक्शन में आई कैप है, इस डायरेक्शन में जे कैप है और उस डायरेक्शन में के कैप है, तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और आई कैप, ठीक है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन। तो कोई भी जनरल वेक्टर हम लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से ही लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये कुछ नया तो नहीं है यहाँ से। और यहां पर आप एक चीज और देख सकते हो कि जो ये डी वेक्टर है वो इन पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं भाई। इसकी जो वैल्यू है वो ए वेक्टर के कंपोनेंट, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर नॉन जीरो वेक्टर्स है, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3, है ना, अप टू an वेक्टर्स, और ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट, ये जो है वो नॉट ऑल जीरो हो। तो इसका मीनिंग हम अभी देखेंगे। और जो ये x1, x2, x3 है वो किस तरीके से है, जैसा हमने यहाँ पर लैम्डा, म्यू और बीटा मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां से आ जाएगा कुछ इस तरीके से अगर हम लिखेंगे और वो इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, वो इक्वल्स टू 0 आ गया और नॉट ऑल जीरो, ठीक है, इनमें से सभी के सभी जीरो नहीं है, कोई एक भी अगर नॉन जीरो है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। सपोज हम n तक ना जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सपोज 4 तक। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x1 a1 वेक्टर प्लस x2 a2 वेक्टर प्लस x3 a3 वेक्टर प्लस x4 a4 वेक्टर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके से लिख दिया कि जो वेक्टर्स हैं उसमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वो इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि भाई अगर सभी के सभी जीरो नहीं है, कोई एक नॉन जीरो है, सपोज ये हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, इसमें क्या नॉन जीरो है, जो x4 है, x4 इज नॉन जीरो। ठीक है, लेटस से, तो यहां पर ये उधर लेके जा सकते हैं हम। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा x1 और जो x4 है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा माइनस x1 बाई x4, तो ये बनेगा a1 वेक्टर प्लस ये बन जाएगा माइनस x2 बाय
x4 से डिवाइड कर रहे हैं जो राइट हैंड साइड में लेके गए थे, तो ये a2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ x3 बाई x4 और ये है a3 वेक्टर इक्वल्स टू उधर क्या बचेगा a4 का वेक्टर। ठीक है, अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहां पर हमने क्या लिखा कि भाई जो a4 वेक्टर है वो a3 a2 a1 है ना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अब यहां पर हम इसको डिवाइड क्यों कर पाए, कैसे कर पाए, वो हम तभी कर पाए जब x4 हमारा नॉन जीरो था। क्लियर हो रही है बात। लेकिन अगर ये जीरो हो जाता तो हम डिनोमिनेटर में जीरो तो पुट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हम तभी दिखा सकते हैं जब एटलीस्ट है ना कम से कम एक हो, सारे के सारे जीरो ना हो, कम से कम एक तो हमारा नॉन जीरो हो। तो उस केस में एक कम से कम नॉन जीरो हो, उसके बाद भी अगर हम उसको जीरो दिखा पा रहे हैं उनको ऐड करके, तो हम बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। आई होप इट क्लियर्स है ना। और यहां पर अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि नॉट ऑल जीरो की बजाय अब हो जाएगा कि ये जीरो तभी होगा जब सारे के सारे जीरो हो, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कि भाई उनको ऐड करके, और अगर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है कोई ना कोई, उनको ऐड करके जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो लाना है हमें तो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में हमारे पास ये टर्म सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो जीरो के इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो है एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कोलिनियर वेक्टर्स मींस कोई इस डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में है दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि बी वेक्टर को हम लैम्डा a1 वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, हम टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसे हैं वेक्टर्स कुछ इस तरीके से और एक ऐसे हैं, तो हम उनको एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्लियर हो रही है बात। अगर हम किसी भी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करें, कोप्लेनर वेक्टर्स मींस एक ही प्लेन में हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहां पर बात की थी 2D में, है ना, तो थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सी वेक्टर है उसको हम इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है हम बी वेक्टर को भी इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर एक प्लेन में थ्री वेक्टर्स हो तो हम बोलेंगे उसको कि भाई वो नॉन है ना लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। क्लियर हो रही है बात। तीन एक ही प्लेन में वेक्टर्स हो। अगर हम बात करें एनी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मींस वो एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर मान लो एक वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ऐसे हैं, ये तो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। ठीक है, ये तो एक प्लेन में हो गया, बट जो थर्ड वेक्टर है वो इस प्लेन में ना होके, अब दिखेगा आपको, मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ना होके कहीं और है। ठीक है, तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। तो यहां पर हम नहीं बोल सकते कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि हम सी वेक्टर को बी और ए के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे है ना, मींस ऐड करके नहीं लिख सकते वैसे जैसे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट से, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। और कोई भी अगर फोर वेक्टर्स हो इन थ्री डायमेंशनल स्पेस तो वो होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे? हमने देखा था वेक्टर्स इन स्पेस में कि भाई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो हम इन तीनों की हेल्प से एक फोर्थ वेक्टर लिख सकते हैं, डी वेक्टर। ठीक है, और अगर हम स्पेस में इन चारों वेक्टर्स की बात करें, ठीक है, स्पेस में चार वेक्टर्स हो रही है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई जो डी वेक्टर है उसको हम इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है ना, ये तीनों पे डिपेंड हो रहा है डी वेक्टर। तो जब भी हम स्पेस में फोर वेक्टर्स की बात करते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आई होप इतना सारा डिस्कशन सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोल्विंग। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जेई मेन में आ चुका है। ठीक है, लेट अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बीटा वेक्टर इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, है ना। ये 2 गिवन वेक्टर्स हैं, जहां पर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं आर नॉन कोलिनियर, वो एक लाइन में मीन्स कोलिनियर नहीं है ए और बी वेक्टर। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स अल्फा वेक्टर, है ना, एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर। तो जब भी हम कोलिनियर की बात करते हैं तब कैसे करते हैं कि भाई वो एक ही लाइन में बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो हम उनको लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर। अब यहां पर क्योंकि लैम्डा यूज हो चुका है तो कुछ और लिख लेंगे, सपोज एम बीटा वेक्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। उनका मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए, क्योंकि बोल दिया है कोलिनियर है ऑलरेडी, ये आइडिया हम देख चुके हैं। और जब भी हम इस आइडिया की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जो उनके, है ना, कंपोनेंट्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स का रेशियो क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 2, ये तो है ए वेक्टर का कंपोनेंट, और यहां पर भी जो बीटा से आएगा वो आएगा 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू जो दूसरा वेक्टर है ना उसके अंदर 1 और यहां पर कितना है 3, तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन 6, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा माइनस 2, ये इधर ले जाओ ये इधर, तो यह आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू -4, देख रहे हो कितना इजी है ये क्वेश्चन समझना। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई एक ही लाइन में अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, है ना, डायरेक्शन सेम ही रहेगा, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और अच्छे लेवल का। यहां पर है भाई वेक्टर्स है ए वेक्टर और दूसरा है A2 वेक्टर, और बोला है कि ये कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन में सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देन अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की बात करनी है पैरेलल टू द वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो x यहां पर है, y और z यहां पर है, ठीक है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके जो एक वेक्टर बन रहा है उसके पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ये कंडीशन है कि ये दोनों ए वेक्टर और A2 वेक्टर ये दोनों के दोनों कोलिनियर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट A1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू, है ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से हम कंपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो x बाय यहां पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा -1, और यहां पर आएगा y इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 1 और यहां पर है z, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा के इक्वल, ताकि हम जो x और y और z की वैल्यूज है वो लैम्डा के फॉर्म में अब कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें x y z के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, है ना, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं। तो x आ जाएगा हमारा लैम्डा, y आ जाएगा -1 बाय लैम्डा, और जो z है वो आ जाएगा 1 बाय लैम्डा, ठीक है, ये आ गया। तो जो r वेक्टर होगा, है ना, जो हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, पहले उसका एक वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस से सिर्फ उसको डिवाइड करना है। तो जो r वेक्टर होगा, अब बोला है कि इसके पैरेलल है, तो जो मैथ्स है उसमें तो पैरेलल का मीनिंग ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मान लो एक ही वेक्टर है, दोनों, है ना, सेम डायरेक्शन में है मान लो, तो पैरेलल है भले ही, लेकिन उसका जो, है ना, डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहने वाला है। और जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक्स वाई जेड में लैम्डा 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 इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसी को ही आर वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि इसी के पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है, तो पैरेलल मीनिंग यही हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करते हैं कि जो आर वेक्टर है उसको हम लैम्डा के फॉर्म में लिख देते हैं, लैम्डा आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा जे कैप प्लस जेड क्या है 1 बाय लैम्डा के कैप। तो ये तो आ गया वो पैरेलल वेक्टर टू दिस वेक्टर, ठीक है। लैम्डा की हेल्प से, लैम्डा जब जब वेरी करेगा डिफरेंट वेक्टर्स मिलेंगे। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए इसमें क्या करते हैं, बस इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लो। आपको पता ही है यूनिट मॉडुलस का वेक्टर चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर, है ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ही लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा मॉडुलस। अब अगर हमें आर वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर लिखना है जिसकी हमें बात करी गई है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल्स टू लैम्डा के नीचे में ये, है ना,
रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई कैप के साथ, और प्लस के अंदर माइनस ऑफ 1 बाय लैम्डा नीचे है तो यहां से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा जे कैप प्लस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये आ जाएगा के कैप के साथ। ठीक है, तो ये वो यूनिट वेक्टर हमारा आ गया है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, जो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वही हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहां पर तो खैर लैम्डा भी आ रहा है, तो क्या ऐसा पुट करे कि हमारा आंसर मैच हो जाए। ठीक है, अब पॉसिबल, तो हमारे से सिर्फ पॉसिबल यूनिट वेक्टर की बात करी जा रही है, दैट मीन्स बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, वहां पर लैम्डा के हेल्प से हमारे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जनरेट होंगे। तो यहां पर हमें, अगर हमें है ना इससे आंसर मैच करना है, तो लैम्डा की जगह हमें एक पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई 1, तो ये हो जाएगा 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, और ये जो लैम्डा है वो भी 1 1 बन जाएंगे, और यहां पर जो √3 है वो भी हमारा आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा √3 हो जाएगा मैग्नीट्यूड के लिए, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। तो उस केस में हम लिख सकते हैं आर कैप इक्वल्स टू, है ना, ये भी 1, तो ये आ जाएगा आई कैप, है ना, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस जे कैप प्लस, और यहाँ पर कितना आएगा के कैप, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वो यूनिट वेक्टर, पॉसिबल यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो यहां से i माइनस जे प्लस के, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आइडियाज देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, ये वाला आइडिया इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर 2 है ना वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी तो बाद में छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो और अच्छे लेवल पे है। यहां पर बोला गया है भाई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। ठीक है, अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर whose projection on C वेक्टर इज 1 बाय √3। तो वो वेक्टर हमें बताना है जो इस प्लेन में हो, ए और बी के प्लेन में हो, और जिसका प्रोजेक्शन सी वेक्टर पे 1 बाय √3 हो। ठीक है, तो यहां पर प्रोजेक्शन का आइडिया भी यूज हो रहा है जो हमने है ना डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर में सीखा था। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में अगर हमें कोई वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अब बोला गया है ना प्लेन में है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये वही बात हो गई जब हमने को प्लेनैरिटी की बात करी थी, है ना। अगर आपको याद नहीं है मैं दिखा देता हूं, को प्लेनैरिटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई 2 वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है, एक ही प्लेन में है, और उसी प्लेन में हमें एक तीसरा वेक्टर लिखना हो तो हम उन्हीं की हेल्प से लिख सकते हैं। वही हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से इसी आइडिया से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है। ठीक है, अब ये वेक्टर मिल गया है हमें, इन दोनों के हेल्प से बाद में लिख लेंगे ए, है ना, ए और बी के जो भी कंपोनेंट्स है वो बाद में लिख लेंगे। और बोला गया है कि जिसका प्रोजेक्शन सी वेक्टर पे इतना है, तो प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पे, है ना, हमने देखा हुआ है अच्छे से, तो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन सी वेक्टर कितना होगा, यह हो जाएगा आर डॉट सी डिवाइड बाय किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। और बोला क्या गया है कि यह है 1 बाय √3। क्लियर हो रही है बात। और एक चीज और, यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स वो मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ ही होगी, तो वो होना चाहिए हमारा पॉजिटिव। ये तो अब नीचे तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ऊपर भी हमारा मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, बस इतना सा आइडिया, पहले तो ये जो हमने आज सीखा है और ये आइडिया हमने पहले से ही बनाया हुआ है, बस इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आर डॉट सी अगर आपको करना है, दैट मीन्स ए लैम्डा प्लस, है ना, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और यहां पर आ जाएगा डॉट किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, डिवाइड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 बाय √3, है ना। और यहाँ पर ये मोड लगाना मत भूलना। तो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है देख लेते हैं। सी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है, ये भी 1 1 और -1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 1 + 1 + 1, दैट मीन्स √3।
ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल भी कर देंगे। अब देखो यहां पर स्प्लिट कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा a डॉट सी प्लस लैम्डा b डॉट सी। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा यहाँ पर, और ये √3 है इक्वल्स टू 1/√3 है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो a डॉट सी कितना होगा, देखो ये डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही है बहुत ही आसानी से, है कि नहीं, बहुत अच्छे से सीखा हमने एक लेक्चर में पूरा। तो जो a डॉट सी है वो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई, इनफैक्ट a डॉट सी लेना है तो 1 के साथ c आएगा, तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 1 2 है ना, टोटल 3, और ये 1 के साथ -1 तो -1, 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2, क्लियर है। और BC ये भी चाहिए हमें, तो B के साथ C अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के साथ 1 होगा -1 और ये भी -1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका ओवरऑल -1, बस ये आपको यहां पर पुट कर लेना है। तो कितना बनेगा, a डॉट सी बन गया हमारा 2 माइनस b डॉट सी बन गया -1, है ना, और लैम्डा है तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 के इक्वल, क्लियर है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो क्या क्या चीजें बन रही हैं, ठीक है। एक तो चीज ये बन रही है कि भाई जो मैग्नीट्यूड है उसको, है ना, वो मैग्नीट्यूड अगर हम हटाएंगे तो वहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो +1 के साथ 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू +1, और एक आएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -1, ठीक है, क्योंकि मोड है। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितने आ गई 1, और यहां से लैम्डा की वैल्यू कितने आ जाएगी 3। तो दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास अलग अलग वो वेक्टर्स बनेंगे, दोनों ही हमें फाइंड आउट करके देखेंगे कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। और ये IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। तो IIT JEE 2006 में उस टाइम पे JEE एडवांस की तरह ही था, ठीक है। तो ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। 4 लैम्डा इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर बस सिंपली ऐड कर देना है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 है तो a और b को ऐड कर देना है सिंपली, तो ये हो जाएगा i 2i, ठीक है। और यहाँ पर 2j -j +j, और लास्ट में बन जाएगा k + k, तो ये बन जाएगा 2k। देखेंगे ये मैच कर रहा है कि नहीं। पहले 4 लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास r वेक्टर इक्वल्स टू a + 3b वेक्टर। तो a वेक्टर क्या है, इसको लिख ही लेते हैं अच्छे से, i + 2j + k कैप, है ना, +3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो b वेक्टर है हमारे पास i - j + k, ठीक है, यही है। बस इसको आप ऐड कर लेना है और देख लेना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो i प्लस, और ये है 3i, तो ये आ जाएगा 4i, और 2j - 3j, तो ये आ जाएगा -j, k + 3k, तो ये आ जाएगा 4k, ठीक है। तो अलग अलग लैम्डा के लिए हमारे पास अलग अलग वेक्टर्स आ रहे, दोनों के दोनों ही हमारा आंसर होंगे, क्योंकि हम लॉजिकली जा रहे थे, है ना, वहां से हमारे पास दो वैल्यूज आई, तो उसका मैग्नीट्यूड 1/3 होगा ही होगा। तो यहां पर देखो क्या क्या बन रहा है, 2i + j + 2k, तो 2i + j + 2k सी ऑप्शन सही है। और लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए 4i - j + 4k, तो 4i - j + 4k ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी पॉसिबिलिटीज ही चेक करनी है। मान लो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है ना, क्वेश्चन आपके पास आ गया मोर देन 1, जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अब वहां पे आपने लैम्डा, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, ये मोड नहीं लगाया, तो उस केस में आप यहाँ पर सिर्फ 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे, तो वहां से लैम्डा इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा सिर्फ, है ना, और सिर्फ यही वेक्टर आपको मिलेगा। जबकि आपको लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए ये वेक्टर भी मिलने वाला था, तो आप क्वेश्चन में, है ना, ये ऑप्शन मिस कर दोगे और वहां पर मार्किंग आपकी खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए सारी चीजें आपको चेक करनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इससे भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और बोला गया है r क्रॉस a इक्वल्स टू r क्रॉस b, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी के कारण ये अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे डिकोड करेंगे। बोला गया है कि जो ये r है ना, यहाँ पर r वेक्टर यूज किया है ना, तो r के साथ अगर हम डॉट ले इस वेक्टर का तो -3 मिलता है। देन r के साथ डॉट लेंगे इस वेक्टर का तो हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमें r वेक्टर मिलना चाहिए कि नहीं।
ठीक है, आर वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, जैसे आर वेक्टर आई जे के है ना, उसमें कि r1 i r2 j r3 k, उस तरीके से लिखेंगे तो वहां पर आपको क्रॉस लेना होगा इसके साथ, ठीक है, और पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पर इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो r क्रॉस a अगर हम लिख रहे हैं और जो ये इक्वल्स टू में r क्रॉस b, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं कि नहीं, r क्रॉस b कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 बन जाएगा राइट हैंड साइड में। क्लियर है। इनफैक्ट यहाँ पर वेक्टर्स की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे इसको, नल वेक्टर, जैसे हम मैट्रिसेस में लिखते थे ना, नल मैट्रिक्स है ना। और यहां पर आप क्या कर सकते हो कि जो आर वेक्टर है उसको कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों के दोनों पहले ही लिखे हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, या 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी उसका 0 ही रहेगा और डायरेक्शन तो उसकी डिफाइन ही नहीं होती है। तो यहां पर जो आर क्रॉस है ना a माइनस बी वेक्टर मिला, उसको क्रॉस करने के बाद, दोनों वेक्टर को क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और ऐसा कब होता है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस लेंगे तो वो 0 तभी होगा जब साइन थीटा, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए। दैट मीन्स थीटा 0 कब होता है, जब हमारे पास या तो वो कोलिनियर हो या फिर वो पैरेलल हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, दोनों सेम डायरेक्शन में, या फिर कोलिनियर है, तो दोनों के केस में क्या होगा, जो उनके बीच का एंगल है वो 0 होगा, उनका जब क्रॉस लेंगे तो वो 0 होगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये पैरेलल है, तो इससे लिख सकते हैं कि कोलिनियर है। और जब भी हम कोलिनियर लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। जब भी हम यहां पर ऐसे देखें, कोलिनियर देखें, तो कोलिनियर में हम लिख सकते हैं कि भाई यहां पर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, बस मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस है, डायरेक्शन तो सेम है। तो यहां पर हम आर वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो आर वेक्टर हमारा बस लैम्डा ही उसमें वेरी कर रहा है, बाकी तो हमें पता ही है ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। तो आर वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, देख लो, यह आ जाएगा लैम्डा बाहर रखो, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देख लो, ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है तो 2i माइनस 7i माइनस 5i हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3j माइनस j, तो ये माइनस 4j, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो ये भी माइनस होगा, प्लस 4k और माइनस ऑफ माइनस 6k, तो ये आ जाएगा प्लस 10k कैप। बस ये आ गया हमारा आर वेक्टर, और ये एक बार मिल गया। अब इसमें सिर्फ लैम्डा की कमी है, ठीक है। अब लैम्डा कहां से निकलेगा, ये इक्वेशन भी हमें गिवन है, ये इंफॉर्मेशन की भी गिवन है, बस यहीं से निकाल लेते हैं लैम्डा। और लैम्डा निकाल के हम ये वाला वेक्टर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो आर वेक्टर क्या है, ये है लैम्डा माइनस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप, और इसका डॉट किसके साथ लेना है, i प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है, -3 गिवन है ये तो लैम्डा बाहर ही रखो और इनका डॉट ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा, -5 -4 के साथ -8 और ये 10 के साथ 10 रहेगा, इक्वल्स टू -3 है। तो यहां से बन जाएगा देखो -13 और ये 10 है तो -3 बनेगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1। क्लियर है। बस जो हमारा आर वेक्टर है ना, 4 लैम्डा इक्वल्स टू 1, वो क्या बन जाएगा, देखो आर वेक्टर बन जाएगा सिंपली यही वेक्टर -5i माइनस 4j प्लस 10k कैप। और जैसे ही हमें आर वेक्टर मिल गया हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि हमें यही तो चाहिए। तो आर वेक्टर का इसके साथ डॉट लेना है बस, तो बस ले लो, क्या दिक्कत है। तो आर वेक्टर के साथ डॉट किसका लेना है, 2i माइनस 3j और है प्लस k। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं आर वेक्टर, बस इसके साथ इसका डॉट लेना है। देख लेते हैं, -5 और 2 हो जाएगा -10, -4 और -3 हो जाएगा +12, और 10 के साथ 1 आ जाएगा +10। तो यहां से -10 और +10 कैंसिल, तो आंसर आ गया 12, ठीक है। बस इतना ही करना था, 12। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये था कि भाई जो ये वेक्टर लिखा हुआ है r क्रॉस a इक्वल टू r क्रॉस b, इसको डिकोड करके हम ये देख पाए
कि ये पैरेलल होंगे, और जब भी हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल होंगे दैट मीन्स वो कोलिनियर भी होंगे, और कोलिनियर होने के बाद हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। बस यहाँ से अब लैम्डा की जरूरत थी, लैम्डा हमने अदर इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लिया और फिर फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आइडिया सिर्फ यही है कि आपके पास जब भी कोलिनियर वेक्टर्स मिल रहे हो उसको ऐसे लिख लो। और जरूरी नहीं कि सिर्फ यही आइडिया यूज होता है, ये वाला आइडिया भी यूज हो रहा है जब हमारे पास 2 वेक्टर्स हो और उसी प्लेन में हमें एक तीसरा वेक्टर लिखना हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं उन पे डिपेंड करते हुए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहां से भी हमने लैम्डा की वैल्यूज देखी तो हमने फाइनल आंसर अपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये आइडियाज काफी इंपॉर्टेंट है और ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ही यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको अब बता रहे हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। बच्चों एक और आइडिया डिस्कस कर लेते हैं जो आपको शायद पता होगा बट वेक्टर्स में कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं हम। तो सपोज एक रोम्बस है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस ही है रोम्बस, जिसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है बट जो साइड्स है ना वो भी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो सपोज ये ए वेक्टर है, अब क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसको हम ए वेक्टर तो नहीं बोलेंगे, बट सपोज ये बी वेक्टर है। ठीक है, बट जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है क्योंकि हम रोम्बस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर इससे मिल गया, बन गया एक पैरेललोग्राम। तो जो ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, ये डायगोनल क्या देता है हमें, इसका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो ये दूसरे वाला डायगोनल है कुछ इस तरीके से, ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें एडिशन वेक्टर मिलता है, एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर, और यहां से मिलता है सब्ट्रैक्शन का वेक्टर, आपको याद ही होगा। बट यहां पर क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड इक्वल है और क्योंकि ये रोम्बस की बात कर रहे हैं तो जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो इस एंगल को, ठीक है, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब भी हम किसी है ना 2 वेक्टर्स के बाइसेक्टर की बात करते हैं तो हम रोम्बस के फॉर्म में उसको सोचने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे यहां से। अब देखो जो बाइसेक्टर है वो यहां पर 2 हो सकते हैं, अगर इसी को हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो बी वेक्टर के अपोजिट हम लिख दें बी, है ना, माइनस ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, और यहां पर तो ए वेक्टर है ही, तो ये जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, यहां से भी तो एक बाइसेक्टर मिल सकता है हमें। ठीक है, कुछ इसी के पैरेलल होगा ये, तो जो ये बनेगा आपको याद होगा हमने अच्छे से पैरेललोग्राम में सिखाया था, ये पैरेललोग्राम लॉ में। तो जो ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर और बी माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट मिल रहा है, तो यहां से भी हमारा एक बाइसेक्टर देखने को मिलेगा एंगल्स का। ठीक है, तो 2 बाइसेक्टर होंगे किसी भी, है ना, रोम्बस के अगर आप बात कर रहे हो तो ए प्लस वेक्टर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर। अब देखो अगर कोई रोम्बस ना हो, सिंपल पैरेललोग्राम हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पर भी थोड़ा सोचना आसान ही है, बस आपको कुछ आइडियाज का ध्यान रखना है। मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, कुछ यहां से वहां तक, और ये हमारा बी वेक्टर है, लेकिन यहां पर जो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है जैसा कि रोम्बस में था। तो जो इनका डायगोनल होगा जो हमें ए प्लस बी देता है, ठीक है, वो इस बार, है ना, थोड़ा डिफरेंटली जा रहा है। वो रिजल्टेंट तो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, बट वो बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि आप ऐसे देखो फिजिक्स के तरीके से कि यहां पर ज्यादा फोर्स है, इधर पे कम फोर्स है। ठीक है, बी वेक्टर के साइड इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो उसका जो झुकाव है ज्यादा, जो उसका, है ना, टिल्ट है वो इस ए वेक्टर की साइड में रहेगा क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इधर की साइड जाएगा वो। तो जो ये डायरेक्शन है ना, ये वाला जो डायगोनल है ये इसको रिजल्ट, है ना, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है इस एंगल को। तो फिर हम इस तरह के केस में कैसे बाइसेक्टर को देखने की कोशिश करें वो देखते हैं। हमें पता है कि जो ए वेक्टर है उसका जो कैप होगा, मीन्स यूनिट वेक्टर, वो तो कुछ यहां पर होगा सपोज। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इतना हमें पता है, और जो यहां पर बी वेक्टर के साइड में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इतना होगा। ठीक है, बी कैप। अब इससे अगर हम पैरेललोग्राम बना ले कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो यहां से जो पैरेललोग्राम बना है ये भी एक रोम्बस ही बना है, क्योंकि यहां पर ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है ना, सेम साइड, रोम्बस में ये तो होता है सेम साइड होती है। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो गया है, दैट मीन्स जो अब इसका रिजल्टेंट मिलेगा ना वो हमारा है ना, रिजल्टेंट जो इसका होगा ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का बाइसेक्टर, एंगल्स का बाइसेक्टर, ठीक है। यहां पर जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो जो ये बाइसेक्टर है वो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का भी है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो वो है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। बस इस आइडिया को देखने के लिए हमने उसके यूनिट वेक्टर्स को लिखने की कोशिश की है। सिमिलरली हमें यहां पर है ना, ये हो जाएगा मान लो माइनस बी कैप और ये तो ए कैप है। सिमिलरली हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो यहां से जो ये वाला बाइसेक्टर आएगा वो क्या मिलेगा हमें, ए कैप माइनस ऑफ बी कैप, ठीक है। अब देखो ये मिला है हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर से, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके प्रॉपर बाइसेक्टर की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है वो तो बहुत लंबा होगा ना, जैसे ये वाला है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए ही बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो जब हम नॉर्मली ए वेक्टर और बी वेक्टर के बाइसेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हम लैम्डा भी यूज कर लेंगे, ताकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ सफिशिएंट बन जाए और उस लैम्डा को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन दो आइडियाज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे हमारा ये आइडियाज बहुत सोलिडिफाई हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस है बाइसेक्टर के वो हम अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, यहां पर अल्फा है, यहां पर बीटा है, ध्यान देना, लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, एंड बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो जो हमने बताया कि दो वेक्टर हैं उनके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जो ये अल्फा और बीटा है ये इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब हमने बताया कि जो वेक्टर का बाइसेक्टर हमें चाहिए उनका अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो ये वाला केस हो जाएगा सिंपल, है ना, रोम्बस वाला, और वहीं से जो उसके डायगोनल से मीन्स जो उसका रिजल्टेंट होगा वही हमें बाइसेक्टर दे देगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट ही बाइसेक्टर होगा। तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो ये आ जाएगा √2, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ जाएगा √2, ठीक है। ये रोम्बस वाला केस हो जाएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, क्या रिजल्टेंट क्या होगा, इनको ऐड करना है सिंपली, है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वही हमारा ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि जो ए वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से जो हमें रिजल्टेंट मिला वही हमारा, है ना, वो वेक्टर हो गया जो हमें गिवन है। तो ये जो गिवन है वो क्या है, अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप, और बी प्लस सी वेक्टर को ऐड करके क्या मिलने वाला है, आई तो एक ही है, तो आई कैप, है ना, प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सिर्फ जे वाला ही रिपीट हो रहा है, बाकी तो आई और के एक एक बार ही है। तो यहां से बस कंपेयर कर लो ना, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया 1 और बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो आइडिया था वो सिर्फ इतना ही था कि जो बाइसेक्टर है वो रोम्बस के केस में उसका है ना रिजल्टेंट ही मिलेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही मिलेगा, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर खैर बी और सी वेक्टर थे तो उनको ऐड करके वही मिला जो उनका बाइसेक्टर है, बस कंपेयर किया और आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत सारे अलग तरीके से सोचते अगर ये आइडिया नहीं हो रोम्बस वाला तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि जहां पर रोम्बस नहीं बन रहा है, लेकिन उस केस में भी हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं इसी आइडिया की हेल्प से। ए वेक्टर है ये वाला, है ना, अल्फा और बीटा रियल नंबर से कुछ भी हो सकते हैं, लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बी वेक्टर आई प्लस जे एंड सी वेक्टर आई माइनस जे प्लस 4k इफ ए वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी देन
क्या हमारा वैल्यू करेक्ट होगा। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप का क्या मीनिंग होगा कि ए वेक्टर के साथ हम आई है ना आई कैप के साथ उसका डॉट ले रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला टर्म ही सर्वाइव करेगा, मीन्स अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें यहां पर चाहिए तभी हम इसको बता पाएंगे। सिमिलरली जब डॉट के लेंगे के के साथ तो वहां पर बीटा सर्वाइव करेगा, तो बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास बीटा की वैल्यू होगी तभी हम बता पाएंगे कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं। ऐसे ही हमारा सीओडी ऑप्शन भी है। तो हमें यही देखना है कि जो ये बोला गया है ए वेक्टर है ना, इससे अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या जनरेट होंगी। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का वो कितना आएगा देख लो चाहे आप, यहाँ पर आ जाएगा √2, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 1 1 है ना, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √18 और इसको लिख सकते हैं हम 3√2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है उसका भी हमारे पास इलाज है, ट्रीटमेंट है, तो उसके कैप को लिखो। ठीक है, और उसके प्लस माइनस दोनों ही बाइसेक्टर हो सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो बाइसेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं ए कैप प्लस माइनस बी कैप है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में होगा बाइसेक्टर, बट उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड सपोज यहां पर लैम्डा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड है, मीन्स कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वो हमें प्रॉपरली बाइसेक्टर मिल रहा है। तो यहां पर देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू जो लैम्डा है और जो ए कैप है वो क्या होगा, जो यहां पर हम लोग बी वेक्टर और सी वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ए कैप बी कैप ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे बी कैप और सी कैप। ठीक है, सिंपल है, तो ये आ जाएगा बी कैप और ये आ जाएगा सी कैप, और यहीं से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बी कैप क्या होगा, हमारे पास आई प्लस जे है। ठीक है, और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें उसको सिंपली डिवाइड कर देना है, प्लस माइनस सी वेक्टर क्या है ये वाला है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, तो ये आ जाएगा आई माइनस जे प्लस 4k बाय 3√2। ठीक है, अब देखो 3√2 हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बाय 3√2, अंदर यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3i प्लस जे कैप के साथ। ठीक है, प्लस माइनस आई माइनस जे प्लस 4k। समझ में आया, तो इतना ही हमें आइडिया लगाना है। अब जो ये वाला टर्म है ना, ये लैम्डा बाय 3√2, ये बार बार लिखने के बजाय इसको एक नया कांस्टेंट हम नाम दे देते हैं, दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो ए वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए वेक्टर इक्वल्स टू म्यू है ना, यहां पर आ जाएगा। अब देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो प्लस साइन वाला अलग लिख लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली यहीं पर 3i प्लस आई, तो यह आ जाएगा 4i 3j, और ये माइनस जे है क्योंकि प्लस साइन के साथ कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2j प्लस साइन के साथ, और जो k कैप है यहां पर तो k नहीं है, प्लस साइन के साथ ही कर रहे हैं, तो प्लस 4k बनेगा। ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन वाला, तो माइनस साइन के साथ ध्यान से देखना, तो यहां पर भी ए वेक्टर सपोज कुछ और ले लेंगे कांस्टेंट मान लो, तो 3i माइनस आई होगा, माइनस आई, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर इक्वल्स टू बीटा सपोज, तो यहां पर ये बन जाएगा 2i। ठीक है, और यहां पर जो j वाला है 3j माइनस माइनस ऑफ j, तो प्लस 4j बन जाएगा, और जो 4k है वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस 4k बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 कांस्टेंट्स अलग से डिफाइन कर दिए, और एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ 2 बाइसेक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये वेक्टर है ना, इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा k कैप, और यहां पर भी लिख लेता हूं जस्ट टू रियलाइज कि क्या हमारा आंसर आएगा, प्लस 2j प्लस बीटा k। अब देखो जो
यहाँ पर अल्फा और बीटा है, लेकिन जो जे कंपोनेंट है उसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स यहाँ पर जो म्यू का वैल्यू है अगर वो हम 1 पुट कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 4 म्यू इक्वल्स टू 1 हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और यहीं से अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले अब, ठीक है, तो यहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4, और जो बीटा का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 4। क्लियर है। और यहां पर अगर हम लास्ट में इसमें देखें तो यहां से जो ये 4j है ये 2j है, तो क्या करें कि ऊपर वाला भी 2j बन जाए। क्या कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2 ले लो। ठीक है, तो हमारे पास जो ए वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा i कैप प्लस 2j, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2k कैप। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाले को और ये वाले को हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा इन दोनों से, ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें, ए वेक्टर के साथ डॉट ले तो क्या बनेगा, ये सिर्फ अल्फा सर्वाइव करेगा, तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा क्या आना चाहिए, -3। क्या -3 कहीं पर भी है, नहीं है। दैट मीन्स जो ये ऑप्शन है ये भी गलत, ये गलत ही हो गया। ठीक है, अब अगर बी ऑप्शन को हम चेक करें तो यहां से क्या सर्वाइव करेगा, देखो ए के साथ के के साथ ले रहे हैं तो ये आ जाएगा बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बीटा क्या आना चाहिए, -4। क्या यहाँ पर बीटा -4 है, नहीं, यहाँ पर बीटा तो 4 है। दैट मीन्स हमारे पास ये भी रॉन्ग हो गया। अब सी पार्ट को अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखो यहां पर भी अल्फा ही सर्वाइव करेगा, तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। क्या है, नहीं है, तो उस केस में भी हमारा ये पार्ट है ना रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट, ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन का कुछ मीनिंग नहीं है। एक तो आंसर हो गई, फिर भी देख लेते हैं अल्फा के साथ कौन सा सर्वाइव करेगा, बी के साथ जो आ रहा था, तो बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है ये आंसर। क्या यहाँ पर बीटा इक्वल टू -2 आ रहा है, यस, बीटा इक्वल टू -2 होगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, मीन्स डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइसेक्टर के आइडियाज को भी यूज कर सकते हो, है ना, रोम्बस की हेल्प से, या फिर पैरेललोग्राम में भी हम यूनिट वेक्टर को लेकर यहां से जो रिजल्टेंट बनेगा और यहां से उसकी हेल्प से हम, है ना, b प्लस माइनस c कैप लिख के और फिर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से सोल्व करो जो भी क्वेश्चन और बचते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, और डीपीपी में भी जाकर के देखो कितने अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने डिस्कस किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में एसटीपी भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।